हेलो साथियों, नमस्कार। मैं टीम स्टार क्लासेस से आशीष तिवारी एक बार पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम आपके सामने भूकंप का एक महत्वपूर्ण फैक्ट आज आपके सामने रख रहे हैं। चलिए आज इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो देखते हैं इसके प्रमुख तथ्यों के बारे में। इसका भूकंप की परिभाषा के बारे में हम देखते हैं। इसकी परिभाषा क्या है? साधारण शब्दों में भूकंप का अर्थ है भूमि का कांपना, भूमि का कंपन करना, अर्थात पृथ्वी का हिलना। अब इसमें जो है एक होम्स महोदय जी थे, इन्होंने अपनी एक परिभाषा दी है। इनके अनुसार, होम्स महोदय जी के अनुसार इन्होंने क्या बताया? यदि किसी तालाब के शांत जल में एक पत्थर फेंका जाए तो जल के तल पर सभी दिशाओं में तरंगें फैल जाती हैं। आप जब तालाब में कोई कंकड़ पत्थर फेंकते हैं तो पानी देखिए कैसे कंपन करता है ना, कभी अप कभी डाउन। मतलब एक साइकिल का जो जैसे एसी की करंट चलती है ना, अप डाउन होती है ना, ठीक उसी प्रकार से पृथ्वी के अंदर जो भूकंप की तरंगें होती हैं वो इसी तरह से ही होती हैं। तो आगे क्या है इसको देखते हैं। जल के तल पर सभी दिशाओं में तरंगें फैल जाती हैं। इसी प्रकार जब चट्टानों में कोई आकस्मिक हलचल होती है तो उससे कंपन पैदा होती है। क्लियर? अब देखते हैं मैक्सवेल महोदय जी के अनुसार इनका क्या कथन है, ये क्या कहना चाहते हैं भूकंप के बारे में। ये इनकी लाइनें प्रमुख हैं। आगे देखते हैं। भूकंप धरातल के ऊपरी भाग का वह कंपन विधि है। भूकंप धरातल यानी आपके भूपर्पटी का मतलब ये ऊपरी भाग है, भूपर्पटी भाग की वह कंपन विधि है जो धरातल के ऊपरी तथा निचली चट्टानों के लचीलेपन एवं गुरुत्वाकर्षण की समान स्थिति में कमी आने से प्रारंभ होती है। क्लियर? और आगे है एक महोदय और हैं सेली सबरी के अनुसार इन्होंने क्या बताया? भूकंप वे धरातली कंपन हैं जो मनुष्य से असंबंधित क्रियाओं के परिणाम स्वरूप आते हैं। असंबंधित मतलब मनुष्य जो है बुरी जो काम करता है, वृक्षों को काटता है या फिर बम विस्फोट करता है, मिसाइल दागता है, तो वो जो है जब पृथ्वी में वो चीज़ बम या मिसाइल जब पृथ्वी से टकराती है तो पृथ्वी में कंपन उत्पन्न होता है। वो कंपन भूकंप का रूप धारण कर लेता है। वही चीज़ सेली सबरी जी ने बताया कि मनुष्य से असंबंधित क्रियाओं के परिणाम स्वरूप आते हैं भूकंप। क्लियर? अब देखते हैं आगे आगे है आपका। अब हम आपको यहाँ चर्चा करते हैं फोकस एपिसेंटर के बारे में आपको हम बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए, धरती के नीचे जहाँ भूकंप शुरू होता है उसे हम क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। धरती के नीचे जहाँ भूकंप शुरू होता है उसे हम फोकस कहते हैं। इसके ठीक ऊपर दिशा में ज़मीन पर जो पॉइंट होता है उसको हम एपी सेंटर कहते हैं, यानी अधिकेंद्र। और आगे है सिज्मोमीटर, इसी पॉइंट से भूकंप की तीव्रता नापता है। तो इसका फिगर देख लीजिए, फिगर आपके सामने है। ये देखिए आपका फोकस है और फोकस के ठीक ऊपर यानी आपकी भूपर्पटी पर आपका क्या है? एपी सेंटर है। ये आपका फोकस है। और ये देख रहे हैं आप, ये आपका क्या है? वेव फ्रंट है, यानी तरंगे हैं, लहरें हैं। जो आप तालाब में जब कंकड़ फेंकते हैं तो जैसी कंपन होती है वो ऐसे ठीक कंपन जो है नीचे पृथ्वी के भूगर्भ में होती है। क्लियर? अब हम आगे देखते हैं। आगे है आपका भूकंप से संबंधित कुछ शब्दावलियां हैं, इनके बारे में हम देखते हैं। तो भूकंपीय विज्ञान, ये भूकंप से संबंधित कुछ शब्दावलियां हैं जो आपको जानना अनिवार्य है। देख लेते हैं। यह भूकंप के अध्ययन से संबंधित भूविज्ञान की शाखा है। भूकंप के अध्ययन में जो है ये उसी से मतलब आप भूकंपीय विज्ञान को समझ सकते हैं।
कि भूकंप क्या है, भूकंप के प्रकार क्या हैं, ये आपके जो है भूकंपीय विज्ञान के अंतर्गत आता है। क्लियर। तो यह भूविज्ञान की एक शाखा मानी गई। क्लियर। और आगे है आपका भूकंपीय तरंगे। अब इसको देखते हैं हम। ये भूकंप की वजह से होने वाली ऊर्जा की तरंगे हैं जो पृथ्वी की सतह से होकर गमन करती हैं। वो जो आप पोखर में जब आप कंकड़ पत्थर फेंकते हैं तो जो कंपन उत्पन्न होती हैं, वो जो वेव, वो जो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये भूकंप की वजह से होने वाली ऊर्जा की जो तरंगे होती हैं जो पृथ्वी की सतह से होकर गमन करती हैं। तो जो है आपकी जो ये तरंगे होती हैं, पी तरंगे, यल तरंगे, तो ये जो आपकी पृथ्वी की सतह पर जब पहुंचती हैं, नीचे से जब ऊपर की तरफ जाती हैं तो क्या करती हैं, ये तरंगे गमन करती हैं। वही कहा गया कि ऊर्जा की तरंगे जो पृथ्वी से होकर मतलब ऊपरी भाग में भूपर्वती पर गमन करती हैं, वो आपका भूकंपीय तरंगे कहलाती हैं। क्लियर। और आगे है आपका अधिकेंद्र। अब इसको देखते हैं। यह जमीन की सतह पर स्थित वह बिंदु है जो फोकस के सबसे करीब होता है। फोकस के सबसे करीब होता है, यह आपका अधिकेंद्र कहलाता है। जहाँ से मतलब फोकस उत्पन्न होता है, भूकंपीय तरंगे उत्पन्न होती हैं, उसी के ठीक ऊपर आपका अधिकेंद्र बनाया जाता है और फोकस के ठीक समीप होता है, यानी फोकस के ठीक ऊपर होता है लेकिन सबसे करीब होता है अधिकेंद्र। अब देखते हैं आगे। आगे है आपका फोकस या हाइपोसेंटर। फोकस या हाइपोसेंटर, इसको देखते हैं। जिस जगह पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है वह बिंदु पृथ्वी की सतह के नीचे होता है। अभी हमने आपसे वो फिगर जो हमने आपको दिखाया, फोकस आपका नीचे होता है और अधिकेंद्र आपका ऊपर होता है, यानी एपिसेंटर। क्लियर। तो जिसे भूकंप का हम फोकस कहते हैं। बात समझ में आई ना। जिस जगह पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है वह बिंदु पृथ्वी की सतह के नीचे होता है। क्लियर। जिसे हम क्या कहते हैं, भूकंप का फोकस कहते हैं या हाइपोसेंटर भी कहते हैं। ये एक दूसरा नाम है फोकस का, इसको आप ध्यान में रखिएगा। फोकस ऑप्शन में ना दे, हाइपोसेंटर दे दे तो ये ना कहिएगा कि हम नहीं जानते हैं। हाइपोसेंटर भी आप जानते रहिए। हाइपोसेंटर फोकस को एक अन्य नाम है। क्लियर। और आगे है आपका सिस्मोग्राफ। अब इसको देखते हैं। जिस उपकरण पर भूकंपीय तरंगे दर्ज की जाती हैं उसे हम क्या कहते हैं, सिस्मोग्राफ कहते हैं। क्लियर। ये आपका अंकीय पैमाना समझ लीजिए आप। इसमें ये आपका सिस्मोग्राफ एक उपकरण है जो भूकंपीय तरंगों को मापता है, वो आपका सिस्मोग्राफ कहलाता है। ये आपका प्रश्न आपका आ चुका है। आपसे प्रश्न यहाँ पे सीधा सीधा किया था कि भूकंपीय तरंगों को मापने के लिए किस यह उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो सीधा सीधा आपको जवाब सिस्मोग्राफ पर ट्रिक करना था। क्लियर। अब किससे मापते हैं वो हम आपको आगे बता दें। ये देखिए आप, रिक्टर पैमाना। अब इसको देखिए। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यंत्र आपका क्या कहलाता है, रिएक्टर पैमाना कहलाता है। तो आप रिएक्टर पैमाने से भूकंप की तीव्रता को मापते हैं और ये भी आपका प्रश्न आपका सीधा सीधा पूछ लिया गया था। क्लियर। और आपको बता दिए रिएक्टर पैमाना की उत्पत्ति आपका 1935 में की गई थी। 1935 में रिएक्टर स्केल का जो है उपकरण जो है रिएक्टर स्केल का आविष्कार किया गया था। और आगे देख ले हम मर्केली पैमाना। इस यंत्र का उपयोग भूकंप की तीव्रता को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। और मर्केली पैमाना ये कब बना, तो ये बना था आपका 1902 में। क्लियर। मर्केली पैमाना जो मतलब मर्केली स्केल आपका 1902 में बना था और रिएक्टर स्केल आपका 1935 में बना था। क्लियर। अब आप समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं भूकंपीय तरंगों के प्रकार। तो भूकंपीय तरंगे निम्न
3 प्रकार की होती हैं। अब देखते हैं इसमें कौन कौन सी है। पहला आपका है प्राथमिक तरंग, दूसरा द्वितीयक तरंग, तीसरा आपका सतही या दीर्घ तरंग। तो इनकी चर्चा हम आपसे बाद में करते हैं फिलहाल, और हम इसकी कुछ जानकारी कलेक्ट करते हैं। अब देख लेते हैं कि भूकंप आने के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं। तो उनमें पहला कारण आपका है ज्वालामुखी विस्फोट। तो यहाँ से आपका सीधा प्रश्न बन सकता है भूकंप आने के विभिन्न कारणों को बताएं। तो आपका ऑप्शन दे देगा ज्वालामुखी विस्फोट या मूल उद्गम क्षेत्र या फिर प्रघात या इनमें से कोई नहीं। तो आप सीधा सीधा जवाब देंगे ज्वालामुखी विस्फोट, जो कि भूकंप आने का प्रमुख कारण है। क्लियर। और आपको एक तथ्य हम और आपको बता दें, इसको आप नोट कर लीजिएगा। भूकंप का अध्ययन करने वाले विज्ञान को हम क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी कहते हैं। अभी हम आपको ऊपर नहीं बता पाए, अभी हमारे दिमाग में आ गया, तो आप नोट कर लीजिए सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी, तो ये नोट कर लीजिए। तो ये भूकंप का अध्ययन करने वाले विज्ञान को हम क्या कहते हैं? तो सिस्मोलॉजी कहते हैं। क्लियर। और आपको अब हम आगे बता दें ज्वालामुखी विस्फोट के बारे में, इसको समझते चलिए। जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उनकी निकटवर्ती क्षेत्रों में हलचल उत्पन्न होती है, जिसे भूकंप हम मान लेते हैं। और आगे है आपका, कई बार ज्वालामुखी की ऊपरी कड़ी चट्टानों की अवरोध के कारण लावा बाहर नहीं आ पाता, जिसके कारण ऊपर की चट्टानों में कंपन उत्पन्न होता है। इस प्रकार की ज्वालामुखी क्षेत्रों में कई बार बिना ज्वालामुखी विस्फोट के भूकंप आ जाते हैं। यानी इसका सीधा सीधा कहने का ये अर्थ है कि मतलब आपकी जो चट्टानें हैं, जो आपके आग्नेय या आपकी अवसादी चट्टानें हैं, उन चट्टानों के नीचे जो लावा मैग्मा जो तरल पदार्थ में है, उनमें जब हीटिंग तापमान जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तो जब आपका चट्टान मजबूत होगा तो जो बाहर आएगा नहीं, तो वो भीतर भीतर ही विचरण करना शुरू कर देता है कि मतलब उसको कहीं पर जो है भूपर्पटी कमज़ोर मिले और वो तुरंत उद्गार हो जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। तो इस कारण जो है भीतर क्या होता है, कंपन चालू हो जाता है। समझ रहे ना आप? तो कंपन चालू हो जाता है। तो कंपन होने से जो है पृथ्वी को जो है आप ऊपरी सतह पर महसूस करते हैं कि आपका भूकंप आ गया है। तो ये आपका ज्वालामुखी विस्फोट जो है आपका एक प्रमुख कारण है भूकंप आने के कारणों में। क्लियर। अब देखते हैं आगे। ये देखिए आप, इसका एक तस्वीर है। जब जो है भूपर्पटी जहाँ से कमज़ोर मिलेगी वहीं से जो है ज्वालामुखी का उद्गार हो जाता है। ये आपकी भूपर्पटी का क्षेत्र है और देखिए ज्वालामुखी जो है आपका निकल रही है, लावा मैग्मा जो है निकल रहा है। तो यहाँ से जो है आपका भूपर्पटी कमज़ोर मिला इसको और तुरंत ये जो है उद्गार हो गई। यदि इसको जो है भूपर्पटी कमज़ोर नहीं मिलती, चट्टानें मजबूत होती, तो शायद ये भीतर भीतर कंपन करता और हम आपको जो है ये झटका देता कि हम महसूस करते कि भूकंप आ गया है। समझ गए ना? अब देखते हैं आगे। आगे है आपका दूसरा फैक्ट क्या है भूकंप आने के कारणों में। दूसरा है आपका पृथ्वी का सिकुड़ना। अब देखते हैं इसके बारे में। पृथ्वी अपने जन्म से लेकर अब तक ठंडी हो रही है। ठंडी होकर क्या हो रही है? सिकुड़ रही है। पृथ्वी के सिकुड़ने से इनकी चट्टानों में अव्यवस्था उत्पन्न होती है। यानी पृथ्वी जो है बहुत पुराने अरसों से जो है गर्म थी, अब जो है वो धीरे धीरे क्या हो रही है? ठंडी हो रही है। ठंडी हो रही है। ठंड में हम आप जब सिकुड़ जाते हैं तो पृथ्वी नहीं सिकुड़ेगी, पृथ्वी भी सिकुड़ेगी, उसके चट्टानों में भी सिकुड़न आएगी। तो वही कह रहा है कि ठंडी होकर सिकुड़ रही है और पृथ्वी के सिकुड़ने के बाद इसके चट्टानों में अव्यवस्था उत्पन्न होती है, जिससे कंपन पैदा होता है और क्या होता है? भूकंप आ जाता है। क्लियर। अब आपके सामने हम तीसरा जो कारण है भूकंप के, अब उसको बारे बताते हैं, बलन तथा भ्रंश।
अब इसको देखते हैं। बलन तथा भ्रंश का संबंध क्रमशः संपीड़न व तनाव से है, यानी सिकुड़न और फैलाव। तो जिससे चट्टानों में हलचल उत्पन्न होती है और भूकंप आ जाते हैं। जब चट्टानों में जो है आपकी सिकुड़न हो या फिर तनाव उत्पन्न हो, खिंचाव उत्पन्न हो, तो उसके कारण जो है चट्टानों में हलचल उत्पन्न होती है और भूकंप आ जाते हैं बलन तथा भ्रंश के कारण। समझ गए ना आप? अब देखते हैं कब कब आया बलन और भ्रंश के कारण भूकंप। 1934 में बिहार का भूकंप, वर्ष 1950 का आसाम का भूकंप तथा 1991 में उत्तरकाशी का भूकंप। इसी प्रकार के भूकंप थे। उत्तरकाशी आपका कहाँ पर पड़ता है? उत्तराखंड में। क्लियर? तो अब देखते हैं आगे। आगे है आपका भू संतुलन। अब इसको हम देखते हैं भू संतुलन को। विद्वानों के अनुसार पृथ्वी का ऊपरी परत सियाल बहुत हल्का है। ये जो है सियाल परत जो है आपका बहुत हल्का है, और निचले वाली जो परत है सीमा, वह, एक मिनट रुकिए, फिर से देखिए। विद्वानों के अनुसार पृथ्वी का ऊपरी परत सियाल बहुत हल्का है, यानी सियाल का मतलब आपका सिलिका और एल्युमिनियम, ये आपका पृथ्वी के ऊपरी परत में पाए जाते हैं, जो कि विद्वानों ने बताया कि ऊपरी परत सियाल जो है बहुत हल्का है। और आगे है जो निचले भारी परत सीमा, सीमा मतलब आपका क्या है? तो सिलिका और मैग्नीशियम पर तैर रहा है। ध्यान से समझिएगा। और ऊपरी परत पर स्थित हल्की चट्टानों ने ऊपर नीचे होकर संतुलन की व्यवस्था बना ली, परंतु जब अपरदन द्वारा उच्च प्रदेशों से शैल चूर्ण अपरदित होकर निम्न प्रदेशों में निक्षेपित होता है तो इनका संतुलन बिगड़ जाता है। तब जो है, अब क्या है इसमें आगे देखते हैं। जब चट्टानों में इस प्रकार, जब चट्टानें इस संतुलन को बनाए रखने का प्रयास करती हैं तो उनमें जो है क्या होता है? कंपन उत्पन्न हो जाता है। क्लियर? और भूकंप आ जाता है। और ऐसा भूकंप कब आया? तो 4 मार्च 1949 को लाहौर में इसी प्रकार का एक भूकंप आया था। लाहौर का मतलब आपका ये क्षेत्र कहाँ है? लाहौर तो पाकिस्तान में पड़ता है। 1949 में जब भारत आज़ाद हुआ तो 2 साल, विगत 2 साल वर्षों बाद जो है आपका 47 में भारत आज़ाद हुआ, और 48 गैप और 49 में जो है आपका लाहौर में 4 मार्च को ये घटना घटी। क्लियर? अब देखते हैं आगे। आगे है आपका प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। अब इसको हम देखते हैं। ये भी एक कारण है जो कि भूकंप के आने में इसका एक महत्वपूर्ण भूमिका है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का। तो इसको देखते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट की भांति भूकंप भी मुख्यतः प्लेटों के किनारों पर ही अधिक आते हैं। कम गहरे केंद्र वाले भूकंप लगभग सभी प्लेटों के किनारों पर पाए जाते हैं। मध्यम गहराई वाले भूकंपों का केंद्र लगभग 200 किलोमीटर की गहराई पर होता है। इस प्रकार इस तरह के भूकंप महासागरीय खाइयों में मिलते हैं। आपको बता दें, ये जो प्लेटें हैं, यानी प्लेट आपकी जो प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर की जो प्लेटें हैं, जो आपका तटीय क्षेत्र है, ध्यान दीजिएगा, तटीय क्षेत्रों में लगभग 200 मीटर की गहराइयों पर होता है। इस तरह के भूकंप जो है महासागरीय खाइयों में मिलते हैं। इन क्षेत्रों की प्लेटों की खाई के तल में 300 से 400 किलोमीटर नीचे चली जाती हैं। और आगे है मध्यम गहराई वाले भूकंप तनाव तथा संपीड़न से पैदा होते हैं, जबकि तनाव, ये मध्यम गहराई वाले जो भूकंप होते हैं इनमें संकुचन और फैलाव ये दोनों होता है।
इनके संपीड़न से जो पैदा होते हैं, जबकि अधिक गहराई वाले भूकंप केवल संपीड़न से पैदा होते हैं। और प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में आने वाले भूकंप का कारण प्लेट विवर्तनिकी ही है। समझ रहे हैं ना आप? तो जो है ये जो संपीड़न भूकंप केवल संपीड़न से जो पैदा होता है, वो जो है आपका सिकुड़न, वो प्रशांत महासागर क्षेत्र में आने वाले भूकंप के कारण प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ही है, जो प्रशांत महासागर में भूकंप का एक कारण बनती है, जो कि उसके तटीय प्लेटों में जो है इसका जो है बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। क्लियर? और आगे है आपका 7वें नंबर पर जलीय भार। अब इसको देख लेते हैं हम, जलीय भार इसका क्या कारण है, जो कि भूकंप इससे भी उत्पन्न होता है। नदियों पर बांध बनाकर बड़े बड़े जलाशयों का निर्माण किया जाता है। जब जलाशयों में जल की मात्रा की आवश्यकता अधिक हो जाती है, तो चट्टानों पर जल का जो है दबाव बढ़ जाता है। ध्यान से समझिएगा। तो जो है जब दबाव जो है बढ़ जाता है, तो आंतरिक संरचना में कंपन उत्पन्न होता है, और इसके कारण क्या होता है, भूकंप आ जाता है। क्लियर? फिर से देखिए, जब नदियों में जो है जब बांध बनाया जाता है, नदियों के जल को रोका जाता है और बड़े बड़े जलाशयों का निर्माण किया जाता है, जब जलाशयों में जल की मात्रा अधिक हो जाती है, तो चट्टानों पर जल का जो है दबाव बढ़ जाता है, जिसके कारण जलाशय के तल में स्थित चट्टानों के आकार में क्या होता है, परिवर्तन होने लगता है। जब यह परिवर्तन आकस्मिक होता है तो भूकंप आ जाता है। भारत में यह जो है कब हुआ, तो भारत में इस तरह का भूकंप कोयना बांध, जो कि कोयना नदी पर है, ये आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, और कोयना बांध वाले क्षेत्र में 11 दिसंबर 1967 को यह जो है आया था, जो कि बांध के द्वारा। तो जो है आपका ये जो जलीय भार है, ये आपका भी एक भूकंप के आने का कारण माना गया। क्लियर? तो आपका ये जो है महाराष्ट्र राज्य में 11 दिसंबर 1967 को कोयना बांध बनाने पर जो कि यह स्थिति उत्पन्न हुई थी। और 8वें नंबर पर आपका है कृत्रिम भूकंप। अब इसको देखते हैं हम कृत्रिम भूकंप के बारे में। कृत्रिम भूकंप, यह जो है कृत्रिम भूकंप मनुष्य के क्रियाकलापों के कारण आते हैं। उदाहरण के लिए बम विस्फोट, ट्रेन के चलने से, कारखानों में भारी वाहनों, मशीनों के चलने से पृथ्वी में कंपन होता रहता है। जब मानो जो है मिसाइल, बम या ट्रेन चला रहा है, या कारखानों में भारी भारी मशीनें जो है आपकी ट्रेलर मशीनें होती हैं, और आपकी बंदरगाहों पे जो बड़े बड़े ट्रैम्प होते हैं, उनको जो उठाने में, रखने में, जहाज़ों में, वो जो है चोट करती है, पृथ्वी को चोट करती है, धक्का मारती है। तो ये भी आपका एक प्रमुख उदाहरण माना गया। क्लियर? अब चलते हैं आगे। आगे है आपका भूकंपीय तरंगों के प्रकार। अभी हमने इससे ऊपर चर्चा की थी, 3 प्रकार की तरंगें हैं। अब उनको देखते हैं। पहला आपका प्राथमिक तरंग यानी पी तरंग। अब इसको देखते हैं। ये सबसे तीव्र गति वाली तरंग है। इसका औसत वेग 7.8 है। ये आप ध्यान दीजिएगा, 7.8। ये आपका प्रश्न बना था कि प्राथमिक तरंग की गति कितनी होती है, औसत गति कितनी होती है। तो राइट जवाब था 7.8। प्राथमिक तरंग यानी पी तरंग की गति का औसत मान कितना था, तो 7.8 था। इस हिसाब से जो है ये चलती है। देखते हैं इसके बारे में। ये तो हमने आपको प्रश्न के रूप में बताया। देखते हैं, ये सबसे तेज़ गति वाली तरंगे हैं। इनका औसत वेग 7.8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है।
7.8 किलोमीटर के हिसाब से ये दौड़ती हैं। इनमें अणुओं का कंपन तरंगों की दिशा में आगे पीछे होता रहता है। ये अनुदैर्घ्य तरंगें कहलाती हैं। अब ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, प्राथमिक तरंग को हम एक और तरंग के नाम से कहते हैं, क्या कहते हैं? अनुदैर्घ्य तरंग। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट हो सकता है। अब देखते हैं आगे, और आपको बता दें कि प्राथमिक तरंगें ठोस, द्रव, गैस तीनों प्रकार में जो ये पार हो जाती हैं, किंतु इनका वेग ठोस में अधिकतम, गैस में न्यूनतम होता है। तो आपको बता दें कि जो पी तरंगे होती हैं ये तीनों माध्यमों में चलती हैं। पहला आपका ठोस, द्रव और गैस। लेकिन ठोस में ये अधिक चलती हैं, गैस में इनका मान न्यून होता है, लेकिन तीनों में ये जो है पार हो जाती हैं। तीनों में ये अनुदैर्घ्य तरंगे यानी पी तरंगे यानी प्राथमिक तरंगे ये जो है तीनों माध्यमों में चलती हैं। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा कि कौन सी तरंग जो कि तीनों माध्यमों में चलती है, तो आपका अनुदैर्घ्य तरंग ऑप्शन में देगा, या पी तरंग देगा, या प्राथमिक तरंग देगा। आपको ट्रिक करना पड़ेगा, तो ये आपका वो सही होगा। क्लियर? और आपका दूसरा है द्वितीयक तरंग। अब इसको देखते हैं हम। ये केवल ठोस माध्यम से ही गुजर सकती हैं। ये बाह्य कोर से आगे नहीं बढ़ पाती। इनका वेग 4 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ये अनुप्रस्थ तरंगें कहलाती हैं। ये प्राथमिक तरंगों की तुलना में अधिक क्षतिकारी होती हैं। अब ये बात आप ध्यान दीजिएगा, इनका जो है वेग 4 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है और प्राथमिक का जो है 7.8 था। और द्वितीयक तरंग होती है केवल ठोस माध्यम में गुजर सकती है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, कौन सी ठोस माध्यम में चल रही है, कौन तीनों माध्यमों में चल रही है। और प्राथमिक तरंगों का जो हमने नाम बताया उस नामों को आप ध्यान दीजिएगा। और प्राथमिक तरंग में कितना उसका औसत मान था चलने का, और द्वितीयक तरंग में आपका 4 किलोमीटर प्रति सेकंड चलने का है। लेकिन आपसे पूछेगा सबसे ज़्यादा क्षतिकारी कौन सी है, तो आपका अधिक क्षतिकारी जो है द्वितीयक तरंग है। प्राथमिक तरंगों की तुलना में अधिक क्षतिकारी होती हैं द्वितीयक तरंग, यानी सेकेंडरी वेव। ओके, अब हम आगे चलते हैं। आगे है आपका द्वितीयक तरंग यानी यस तरंग। अब तक आपने पी तरंग पढ़ा था, माफ़ कीजिएगा, पी तरंग आपने पढ़ा। उसके बाद आपने द्वितीयक तरंग यानी यस तरंग के बारे में पढ़ा, यानी सेकेंडरी। और हम आपको आगे बता दें, तीसरा आपका है यल तरंग या आर तरंग। अब इसको देखते हैं हम। यल तरंगों का वेग सबसे कम यानी आपका 1.5 यानी 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड चलता है, और ये धरातल में अंत में पहुंचती हैं, जिसका भ्रमण पथ उत्तल होता है, और यह सर्वाधिक विनाशकारी तरंग मानी जाती हैं। यानी आपका प्राथमिक तरंग कम उत्पात मचाएगी भूकंप के कारणों में, दूसरी जो है द्वितीयक वो उससे थोड़ा अधिक होती हैं। लेकिन सबसे विनाशकारी यदि पूछेगा, आपका प्रश्न एक बार बन चुका है कि सबसे विनाशकारी भूकंप तरंगें कौन सी हैं, तो भैया आपकी यल तरंगें हैं, यल या आर तरंगें। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, इनका वेग सबसे कम होता है, ये धरातल पर सबसे अंत में पहुंचती हैं, ये धरातल पर सबसे अधिक विनाशक होती हैं। समझ गए आप ना? तो पूछेगा सीधा सीधा प्रश्न आपसे करेगा कि सबसे विनाशकारी तरंग कौन सी है, तो आपका यल तरंग है। क्लियर? अब हम आगे आपको बता दें कुछ और जानकारी। भूकंप आने से पहले पी तरंग पूर्णतः जो है शांत होती है। इसे भूकंप मापी यंत्र के द्वारा समझा जाता है। क्लियर? लेकिन आप ये जो हमने बताया आपको औसत चाल, उसको आप ध्यान में रखिएगा। ओके, अब देखते हैं आगे। आगे है आपका भूकंपों का वितरण। अब इसको देख लीजिए। भूकंप किन किन जगहों पर आते हैं, जाते हैं, कम और तेज़ कहाँ कहाँ पर हैं, उनको हम देख लें। भूकंप संसार
कि प्रत्येक भाग में आते हैं, लेकिन 2 निश्चित पेटियों में वे अक्सर आते जाते रहते हैं। और इसमें आपका पहला है प्रशांत महासागर को घेरने वाली पेटी और दूसरा आपका मध्य पर्वतीय पेटी और तीसरे में आपका कुछ अन्य क्षेत्र हैं, तो आपको हम आगे बताएंगे। लेकिन ये 2 प्रमुख पेटियां हैं, प्रशांत महासागर की पेटी और मध्य महाद्वीपीय पेटी या मध्य पर्वतीय पेटी। तो अब देखते हैं इसके बारे में। प्रशांत महासागर को घेरने वाली पेटी उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के दोनों पश्चिमी तट पर, अल्यूशियन तथा एशिया के पूर्वी तटों से लगे अन्य द्वीप जैसे जापान, फिलीपींस शामिल हैं। और यह पेटी प्रशांत महासागर को एक छोर से दूसरे छोर तक जो कि घेरे हुए है, इसलिए इसका यह नाम पड़ गया। क्लियर? यानी यह नाम का मतलब आपका प्रशांत महासागर पेटी। और इस पेटी में आने वाले भूकंप पर्वतों तथा ज्वालामुखी श्रृंखलाओं से संबंधित हैं। ऐसा अनुमान है कि संसार में लगभग 68% भूकंप केवल प्रशांत महासागरीय पेटी में आते हैं। और आपका प्रश्न आपका बन चुका है, प्रश्न सीधा सीधा दिया था आपसे कि किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं, तो वो आपका है 68% केवल आपकी प्रशांत महासागरीय पेटी में आते हैं। क्लियर? अब आपका आगे देखते हैं हम। भूकंप प्रभावित दूसरी पेटी आल्प्स पर्वत से प्रारंभ होकर भूमध्य सागर, काकेकस और हिमालय प्रदेश तथा इंडोनेशिया तक फैली हुई है। यानी जो दूसरी आपकी पेटी है मध्य महाद्वीपीय पेटी यानी मध्य पर्वतीय पेटी, अब उसको हम आपको बता रहे हैं कि आल्प्स पर्वत यानी यूरोप से प्रारंभ होकर भूमध्य सागर यानी आपके अफ्रीका महाद्वीप के ठीक ऊपर आपका भूमध्य सागर है और उसी के बगल में काकेकस और ठीक उसके आपके दाहिने तरफ हिमालय प्रदेश होते हुए जो है इंडोनेशिया तक ये फैली हुई है। इंडोनेशिया आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के ठीक ऊपर पड़ता है और आपके हिंद महासागर के आपके बाईं तरफ पड़ता है इंडोनेशिया। छोटे छोटे द्वीप हैं। तो इस पेटी में एक मिनट आगे देखते हैं। इस पेटी में संसार के लगभग 21% भूकंप आते हैं, यानी 68% आपकी महासागरीय पेटी मतलब प्रशांत महासागर और दूसरा आपका मध्य पर्वतीय पेटी यानी महाद्वीपीय पेटी, उसमें आपके 21% भूकंप आते हैं। और जो अन्य में हमने आपको बात की थी, अन्य क्षेत्र जो बच रहे हैं उन क्षेत्रों में 21% अन्य भूकंप संसार के अन्य शेष भागों में आती हैं। क्लियर? तो ये आपकी जो है हमने आपसे चर्चा की कि भूकंप का जो वितरण है उसमें सबसे ज़्यादा किस जगह आती हैं, तो सबसे ज़्यादा आपका प्रशांत महासागर में 68%, मध्य पर्वतीय यानी महाद्वीपीय पेटी में आपके जो है सबसे ज़्यादा 21% आती हैं और अन्य क्षेत्रों में 11% आती हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? बहुत ही शानदार तरीके से हमने आज आपके सामने भूकंप का चैप्टर क्लोज किया। अब आगे के भाग में हम पुनः आपसे मुलाकात करेंगे अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, लेकिन साथ साथ इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।